Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि गोल्ड हो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में क्या मौका उठाया जाए इस वक्त कि गोल्ड में वापस निवेश हो, और अगर आपका जवाब हाँ है तो कौन सा जरिया होगा? मेरा जवाब हाँ है, स्पेशली फॉर दोज गाइस जिनके पास कोई डॉलर ऑब्जेक्टिव हो। गोल्ड एक बहुत अच्छा जरिया है डॉलर इकट्ठा करने का, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस डॉलर पे भी निर्भर करते हैं। आज की डेट में डॉलर डेप्रिशिएट हो चुका है बाकी हर करेंसी के मुकाबले। इंडिया, ब्राजील एंड रशिया के मुकाबले डॉलर डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, और हमारा ये मानना है कि आइडियली ये लेवल स्टेबल रहेंगी। सो एनीबॉडी हु हैज अ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, आपको फॉरेन टूर करना है, तो गोल्ड मैंडेटरी है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, गोल्ड की जो रैली हो चुकी है, वापस बैक ट्रैक हुआ है। गोल्ड से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उम्मीद, आपको एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखना है, और 12% से 13% की रोलिंग रिटर्न 3 इयर्स में गोल्ड दे चुका है, वो देने की क्षमता रखता है। एक साल में 50%, 40% जो हो चुका था, वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करना समझदारी नहीं होगी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, शैलेंद्र जी, जैसे आपने पूछा क्या जरिया है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही जरिया है, बाकी सब रिडंडेंट है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्योंकि आपको 4 से 5% ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड से ज्यादा दे सकता है, क्योंकि 2.5% का ब्याज मिलता है, और आपको टैक्स फ्री गेन्स मिलती हैं। अगर होल्ड टू मैच्योरिटी, अगर एंड तक होल्ड करते हो, तो कैपिटल गेन टैक्स 0 है। इन दोनों की वजह से आपको 4 से 5% अधिक रिटर्न गोल्ड के दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मुकाबले मिल सकता है। गोल्ड फंड से या गोल्ड ईटीएफ से आपको 5%, 4% पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, और 2.5% का जो ब्याज है, आज लिक्विड फंड में 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है, तो 2.5% का ब्याज इज वेरी अट्रैक्टिव। सो ओनली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इवन अगर आपको जल्दी भी बेचना पड़े तो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप बेच सकते हैं, और अच्छी खासी खरीद बेच हो रही है। जैसे अजीज साहब, आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं कविता जी से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि वो इतनी ध्यान से ये गोल्ड की फुटेज जो चल रही थी हमारी स्क्रीन पर देख रही थी। बताइए कविता जी, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड आप खरीदेंगी या ज्वेलरी पसंद है आपको? नहीं, ज्वेलरी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, निवेश के लिहाज से मैं भी सहमत हूँ तमाम एक्सपर्ट से कि आपके पास निवेश का जो सही जरिया फिलहाल मौजूद है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज की कमाई होती है, साथ ही टैक्स फ्री भी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप 8 साल तक उसे होल्ड करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एसेट एलोकेशन की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने गोल्ड का यहाँ पे जिक्र किया है। बहुत जरूरी है अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना। इक्विटी में रीबैलेंस की तो हमने बात कर ली हेमंत जी, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में अब डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी जरा नजर डालें। देखिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के 2 तरीके हैं। जैसे हमने पहले बात की, गोल बेस्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, गोल्ड टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म में आपका जो फोकस है वो प्रोटेक्शन पे रहेगा, तो आप डेट में जाएंगे। मीडियम टर्म में आप ग्रोथ और सेफ्टी दोनों चाहते हैं, तो वो हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनता है, और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो जो वो इक्विटी का बनता है। तो अगर आपने उसको फॉलो किया तो फिर आप उस एसेट एलोकेशन को बना के रखिए, क्योंकि आपने अपने गोल्स को देखा है, अपने टारगेट्स को देखा है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखा है, ओवरऑल गोल बेस को नहीं किया लेकिन ओवरऑल किया, मान लीजिए आपका कंफर्ट है 50% इक्विटी से या 60% इक्विटी से, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि वो रीबैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक एलोकेशन को मेंटेन करते हो, जब तक आपकी एलोकेशन 10% से ज्यादा चेंज ना हो, मान लीजिए आपका इक्विटी की बात करूं या डेट की बात करूं, 10% से ज्यादा जब तक वो चेंज ना हो, वो चेंज कब होगा? वो चेंज तब होगा जब मान लीजिए स्पेशली वो इक्विटी इसको ड्राइव करेगा, इक्विटी मार्केट ऊपर चला गया, 50 की जगह 60 हो गया, तब आप उसको रीबैलेंस करिए। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो फिर गिरते बाजार में भी आपको रीबैलेंस करना होगा, ताकि आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर सको। तो वो क्लियरली डिपेंड करता है एज एन इन्वेस्टर, आप किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, किस तरह का एलोकेशन बनाते हो। बट समय समय पे जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करें। डेट के अंदर भी, जैसे मैंने पहले कहा था, इक्विटी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वैसे ही डेट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट कैसी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड प्राइसेस का।
उसको ध्यान रख के आपको देखना है। कभी कभी आप ड्यूरेशन फंड में जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, कभी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएंगे तो अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। चलिए, फिलहाल आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए, गोल्ड में आपको क्या खरीदना चाहिए और टॉप ब्लू चिप और मिड कैप फंड्स कौन से हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे फिरोज अजीज साहब से और हेमंत जी के साथ और चर्चा करेंगे कि गिरते ब्याज दरों में डेट फंड्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो डेट फंड्स में निवेश कर रहे हैं और वहां पर उनको उतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना कि 2 साल पहले हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बेहतरीन फंड्स की चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद फंड्स पर।